सब्सक्राइब कीजिए साइंस फर्स्ट चैनल को और लेटेस्ट साइंस एवं फिजिक्स के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही पूरी नॉलेज के लिए वीडियोज को अंत तक देखें, लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस फर्स्ट चैनल के अंदर। मैं पंकज मिश्रा। दोस्तों, भले ही हमारे प्रयास छोटे छोटे ही क्यों नहीं हो, लेकिन लगातार होते रहने चाहिए, क्योंकि ये छोटे छोटे प्रयास ही हमको एक बड़ी सफलता दिलाते हैं। और दोस्तों, आवश्यकता होती है कि जब भी हम हमारे प्रयास करते रहें, उस समय पर किसी भी प्रकार का निराशा का भाव हमारे मन में नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब हमारे छोटे छोटे प्रयास पूर्ण हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में जब हमको वो सफलता मिलती है तो खुशी जो है ये आयाम पर होती है। और दोस्तों, ये निराशा का भाव हमारे अंदर पनपे नहीं, ये निराशा का भाव आए नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि हमेशा जो भी हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दिए गए दायित्वों के अंदर अपना अधिक से अधिक समय को व्यतीत करिएगा। और अधिक से अधिक समय को हम हमारे लक्ष्य के लिए जो दायित्व है उसमें यदि खर्च करते हैं तो निश्चित मानिएगा कि निराशा का भाव भी मन के अंदर पनपेगा नहीं। हम हमारे लक्ष्य के अंदर किस चीज की आवश्यकता होती है उसको नहीं कर रहे, ऐसे ही बैठे हुए हैं, तो निश्चित मानिएगा कि निराशा का भाव तो पनपेगा। परीक्षा की हम तैयारी कर रहे हैं, आपने 1 दिन 2 दिन 3 दिन तैयारी नहीं करी, निश्चित मानिएगा कि निराशा का भाव पनपेगा। और मैं कहता हूं कि भले ही डेली आप थोड़ा कम पढ़ें, लेकिन लगातार पढ़ें, उससे निराशा का भाव पनपेगा नहीं। क्योंकि याद रखिएगा कि आपकी खुद का मन, आपकी आत्मा हमेशा सच्ची रहती है, और सच्ची रहने के कारण हमेशा आपको यह आगाह करती रहती है कि आज यदि हमने इतना पढ़ा है तो निश्चित तौर पर यह जो पढ़ाई हमने करी है ये हमको सफलता अवश्य दिलाएगी। और दोस्तों, कभी भी निराशा का भाव आए तो हमेशा याद रखिएगा कि जब हमको उस निराशा को यदि हम इस समय पर सहन करने सीख गए तो ऐसी स्थिति में वो सफलता की जब खुशी मिलेगी, उस समय पर सोचिएगा कि परिवार, माता पिता और हम खुद किस खुशी के आयाम पर होंगे। इसलिए कहते भी है दोस्तों कि लौट आएगी खुशियां, अभी गमों का शोर है। लौट आएगी खुशियां, अभी गमों का शोर है। मेरे दोस्तों, जरा संभल कर रहो, ये इम्तिहान का दौर है। अभी इम्तिहान का आपका वक्त है, बिल्कुल आपको संभल कर रहना है। भले ही हमको इस महामारी से बचना है, यह संभल कर रहना है कि अपने को, अपने परिवार को, समाज को, राष्ट्र को, देश को बचाओ। और साथ के साथ जो हमारा लक्ष्य है उस लक्ष्य को भी हम प्राप्त कर सकें, उसमें भी हम भटके नहीं, उसमें भी हमको संभलना है। और दोस्तों, इसीलिए हम लगातार एक अच्छा प्रयास करने की मन के अंदर चेतना हम जागृत करते हैं। दोस्तों, मैंने एक वीडियो आपको इससे पहले, यदि आपने देखा हो तो लेंस का हमने शुरू किया था, और लेंस का ये जो वीडियो है इसके मैंने बताए थे कई इसके चरण आएंगे, कई इस लेंस की जो वीडियोज की सीरीज आएगी। उसका रीजन है कि लेंस जो है ये टॉपिक बढ़ा है। आपने एक वीडियो को देख लिया, उसमें समझा इससे पहले वाले वीडियो के अंदर कि लेंस होता क्या है, लेंस कितने प्रकार के होते हैं, सब कुछ जान लिया। उसके बाद में अब यदि हम आगे बढ़े तो यहां पर आज हम बात कर रहे हैं, और वो है लेंस से संबंधित कुछ शब्दावली, ग्लॉसरी। ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जो लेंस से संबंधित टॉपिक को पढ़ने के अंदर आवश्यक है, और उन शब्दों से भी प्रश्न का निर्माण होता है। अब ये शब्द क्या क्या होते हैं, उन सब की जानकारी आज हम इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त करने का कोशिश करेंगे। और आप सभी पूरे वीडियो को देखा करिएगा। बहुत बच्चे बहुत ही वीडियो को थोड़ा सा देखते हैं और उससे परेशानी हमको ही आती है, क्योंकि आपने यदि थोड़ा सा देखा है तो थोड़ा सा ही टॉपिक आपके समझ में आया, या मान लीजिएगा आपने उतना ही ज्ञान लिया। आप यदि पूरा वीडियो देखोगे तो परफेक्ट नॉलेज मिलेगी। और मैं कहता हूं एक बार परफेक्ट नॉलेज लीजिएगा, उसके बाद में उस टॉपिक को बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बार बार टॉपिक के अंदर कंफ्यूजन की स्थिति तब रहती है जब उस टॉपिक को हम डिटेल के अंदर और एक बार ढंग से नहीं पढ़ते हैं। तो आज शुरुआत करते हैं दोस्तों यहां पर लेंस से संबंधित शब्दावली। मस्त होके पढ़िएगा, पूरी निराशा के भाव को त्याग दीजिएगा
और उल्लास से पढ़िएगा, खुश होकर पढ़ें, क्योंकि अच्छा काम कर रहे हैं। पढ़ाई ये वो काम कर रहे हैं जिससे हमको एक बहुत बड़ी सफलता, और सफलता के साथ एक ऐसी खुशी, उस खुशी को प्राप्त करने के लिए ही तो हमारा ये प्रयास है। इसलिए एंजॉय के रूप में पढ़िएगा, प्रसन्न होकर पढ़िएगा, रुचिकर आप उस टॉपिक्स को अब रुचि के अनुसार पढ़िएगा और अपनी रुचि उसके अंदर जागृत करिएगा। देखिएगा क्या है लेंस से संबंधित शब्दावली। यहां पर आपको मैंने बताया था कि मेनली दो तरह के लेंस होते हैं, और लेंस होता क्या है कि दो पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है, जिसमें कम से कम एक पृष्ठ वक्र होना चाहिए। पहला वाला वीडियो आप लेंस का देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि दो पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम, ट्रांसपेरेंट माध्यम जो होता है वो लेंस होता है। और वो जो लेंस है उसमें कम से कम उन दो पृष्ठों में से एक पृष्ठ वक्र होना चाहिए। तो यहां पर शब्दावली में सबसे पहले बात आती है और वो है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है? वक्र का केंद्र, वक्र तेरा केंद्र, तेरा नाम वक्रता केंद्र, वक्र का केंद्र ही वक्रता केंद्र है। जैसे आप देखिएगा, ये मैंने यहां पर एक वक्र बनाया, वक्र का मतलब कर्व बनाया। अब इसको यदि मैं पूरा लूं तो यदि ऐसे बनाऊं तो बताओ ये पूरा गोला बना कि नहीं बना? अब इस गोले का जो केंद्र होगा वही इस वक्र का केंद्र होगा, इस गोले का केंद्र। वक्र का केंद्र, वक्र जो है उसका जो सेंटर बनेगा, वक्र का सेंटर कब बनेगा? जब उस वक्र से पूरा एक गोला बना लो, और उसके बाद में उसका जो सेंटर बनता है वही क्या बनता है? वक्रता केंद्र। जैसे कोई कहे कि ये एक वक्र बनाया, अब वक्र बनाया तो इसलिए वक्र किसका था? एक गोला पूरा बनाया, तो उसका अपन कह सकते हैं उसका एक भाग है, उसका एक भाग मान सकते हैं ये। अब बताइएगा कि ये जो है यहां पर इस पूरा एक संपूर्ण अपन ने गोला यहां पर इमेजिन किया, माना, उसका केंद्र ये है। तो बताओ इस वक्र का केंद्र हुआ कि नहीं हुआ? तो वक्र जो बनाया उसका केंद्र क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र। अब यहां पर देखिएगा, जैसे मैं यदि यहां पर ऐसा मानूं कि दो खोखले गोले हैं, माना कि दो कोई खोखले गोले हैं और खोखले गोले एक तरह से ऐसे ओवरलैप कर रहे हैं। तो अब बताइए ये वाला जो वक्र है, इस वाले वक्र को जहां पर मैं देखो कहां पर हाथ फेर रहा हूं, जरा देख लीजिएगा, फेर कर रहा हूं, तो ये वाला जो है ये तो इस वाले गोले का है, तो इसका माना पहले वाले गोले का सेंटर ये रहा, दूसरे वाले गोला सेंटर ये रहा। तो ये वाला जो है ये इस गोले का है, तो इसका सेंटर तो ये हो गया, इस वाले का सेंटर ये हो गया। और ये वाला जो है दूसरा वाला, ये इस गोले का भाग है, अगले वाले का है कि नहीं है, तो इसका सेंटर। तो पहला ये वाला जो है इसका तो वक्रता केंद्र अपन मानेंगे ये, और इसका वक्रता केंद्र मानेंगे ये। तो वक्रता केंद्र क्लियर हो गया कि जो भी हम लेंस बनाने में जो दो पृष्ठ होते हैं जिनमें कम से कम एक या दोनों पृष्ठ वक्र होते हैं, उन वक्र का जो केंद्र होगा उसी को बोलते हैं वक्रता केंद्र। क्लियर? जैसे यदि अपन यहां पर और मैं बात बताऊं, जैसे यहां पर ये दो गोले मैंने रख दिए एक प्लेट के ऊपर है, पारदर्शी प्लेट के ऊपर। अब आप यहां पर ये बताओ, ये जो यहां पर आपको बताओ ये कौन सा लेंस दिखाई दे रहा है? बोलो। ये आप कहोगे गुरुजी अवतल लेंस। यहां पर अपन ने दो खोखले गोले जिनको ओवरलैप करके समझा, माना, तो ये यहां पर वक्रता केंद्र इमेजिन कराई, माना ऐसे ताकि समझ में आ जाए। अब बताओ यहां पर ये जो है, बताओ ये कौन से यहां पर कर रहा है? अवतल लेंस। और ये कौन से थे? उत्तल लेंस। अब बताओ ये जो वक्र है, इस वक्र का केंद्र किधर होगा? इधर ही। वक्र का केंद्र इधर ही होगा जिधर उसकी गुड़ाई होती है। जैसे गुड़ाई है तो इधर ही होगा, है जैसे यो होता है तो इसका फिर इधर होगा। तो जैसे इस वाले का इधर होगा, इस वाले का इधर होगा। तो बताओ इसका केंद्र ये रहा, इसका केंद्र ये रहा। क्लियर? तो मैं इसको यो बनाऊं तो यहां पर ये जो है इसको मैं यो बना दूं, देखिएगा, तो ये इसका सेंटर हो गया C1 और ये क्या हो गया? C2। क्लियर? इस वाले का तो ये हो गया C1। कैसे हुआ? ये पूरा बना दिया तो C1 हो गया। और इस वाले का ये वाला ये रहा, और इसका ये C2। सिमिलरली इसका भी यदि अपन करें तो ऐसे बना सकते हैं, ये वाला बना दिया, ये वाला हिस्सा ले लिया, ये लगा दिया मैंने C1 और ये लगा दिया C2। तो कभी भी जब भी लेंस के अंदर प्रतिबिंब बनाते हैं, पढ़ते हैं, तो उस समय पर आपने देखा होगा कि जैसे उत्तल लेंस लेते हैं तो तुरंत अपन क्या करते हैं? C1 C2। तो दिमाग में रहे कि यार ये वाला जो है इसका तो ये वाला सेंटर है, वक्र का सेंटर, और इस वाले का ये सेंटर है। तो वक्र का जो सेंटर होता है उसी का नाम है वक्रता केंद्र। वक्र का केंद्र, सेंटर का मतलब केंद्र, वक्र तेरा केंद्र, तेरा नाम क्या? वक्रता केंद्र। क्लियर? तो किसी लेंस का वक्र पृष्ठ किसी गोले का भाग होता है। तो यहां पर मैं लिख दूं, किसी, परिभाषा लिख देता हूं, किसी लेंस का वक्र पृष्ठ, किसी लेंस का वक्र पृष्ठ, वक्र तेरा, ये वक्र, वक्र का पृष्ठ, वक्र का पृष्ठ क्या बोलता है? वक्र पृष्ठ। किसी लेंस का वक्र पृष्ठ किसी गोले का
किसी गोले का क्या होता है भाग, क्योंकि वक्राकार होता है तो वक्राकार से अपन बनाएंगे तो गोला बनता है। तो किसी लेंस का वक्रपृष्ठ किसी गोले का क्या होता है, भाग होता है। कैसे होता है, वापिस देख लीजिएगा एक बार कि ये यहां पर वक्रपृष्ठ है तो बताओ ये पूरे गोले का भाग है कि नहीं, गोले का भाग होता है। एवं उस गोले का केंद्र, तो ये आपने एक वक्रपृष्ठ लिया, ये गोले का भाग है और उसका जो केंद्र है, एवं उस गोले का केंद्र ही कॉमा वक्रता केंद्र लाता, और पूरा बोले तो क्या कहलाता, वक्रता केंद्र कहलाता है। और वक्रता केंद्र को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। लिख देता हूं यहां पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर इसको कहते हैं, वक्रता केंद्र। तो उतार लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो पहली परिभाषा मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गई, वक्रता केंद्र क्या होता है। तो आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं हो, एक बार पढ़ लिया यार वक्रता केंद्र, समझाते हैं आप तुरंत कि यार ऐसे होता है। सब तरीके से समझाना आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि आप भी आगे जो है बड़े बन जाओगे तो छोटे बच्चे हैं, घर के अंदर है, या किसी को पढ़ाओगे या आपसे कोई पूछेगा उनको आप बताओगे। तो ये कहलाता है वक्रता केंद्र। और समझाने के लिए मैंने बताया था कि लेंस के वक्र पृष्ठों को खोखले गोले का एक छोटा भाग मान सकते हैं, और ये जो अपन ने गोले माने उन गोलों के केंद्र को ही वक्रता केंद्र कह लेते हैं। क्लियर। अगली जो परिभाषा है उसका नाम है मुख्य अक्ष। टॉपिक धीरे धीरे करते हैं ना, इसलिए तो मैंने आज आते ही क्या कहा था कि छोटे छोटे प्रयास ही हमेशा एक बड़ी सफलता का निर्माण करती है। एक दिन में कोई टॉपिक नहीं होता है, लेकिन आप देखो मैंने बहुत सारे वीडियो डाल दिए, आप देखिएगा। अब एक दिन में पूरे कोई वीडियो नहीं देख सकता है, लेकिन डेली वो लगातार सतत रूप से जुड़ा हुआ है कि यार गुरुजी जब भी वीडियो डालेंगे उसको देखेंगे तो उस बच्चे के वीडियो हमेशा के लिए दिमाग में स्थापित हो जाएंगे, उसको पता रहेगा कि टॉपिक क्या है। प्रयास तो करना पड़ेगा, द्विपक्षीय मामला है ये, एजुकेशन द्विपक्षीय है, केवल मेरे से नहीं, मेरे साथ आपका भी प्रयास होना चाहिए, तभी होगा। एक शिक्षक से नहीं, शिक्षक के साथ जो सीख रहे हैं उनका भी वहां पर एक अच्छा प्रयास होना चाहिए, तब जाके शिक्षक और वहां पर पढ़ने वाले विद्यार्थी जिस चीज को प्राप्त करने की सोचते हैं वो मिलती है। मैं सोचता रहा हूं कि आप अच्छे बन जाओ, बहुत बड़ी सफलता मिले, लेकिन मेरे सोचने से नहीं और आपके सोचने से भी नहीं, आपके मेरे सोचने से अच्छा प्रयास हम करें तो निश्चित तौर पर वो सफलता हमको मिलेगी। अच्छा, आगे देखिएगा, अगली जो परिभाषा मैं लिख रहा हूं यहां पर मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष अंग्रेजी में इसको बोलते हैं अपन प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। स्कूलों में होते हैं प्रिंसिपल, मुख्य भाई प्रधान है, प्रिंसिपल का मतलब प्रधान, संस्था प्रधान, पूरी संस्था इंस्टीट्यूट उसका प्रधान, नाम तेरा संस्था प्रधान, प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल का मतलब मुख्य। तो क्या हुआ, ये जो वक्रता केंद्र है, जैसे मैंने बताओ ये और ये यहां पर उत्तर लेंस बनाया, तो बताओ ये जो वक्र है इसका केंद्र इधर होगा, क्योंकि एक पूरा गोला बनेगा, तो आप समझ में आ गई। इधर की तरफ अपन C2 मानते हैं, इधर की तरफ 1 मानते हैं, और इस वाले का क्या बोलेंगे C1। तो वापिस देखो एक बार कैसे ये वाला बना, इसका तो ये C1 और ये वाला इस प्रकार से बना, तो इसका क्या हुआ C2। मिटा दो इसको, ये केवल समझाने के लिए। तो कभी भी आपको बनाओ तो उत्तर लेंस में ऐसे C1 C2, अवतल लेंस में कैसे बनाओगे, अवतल लेंस में भी ऐसे बनेगा, ये C1 और C2। कैसे, ये वाला वक्र है उसका एक गोला बनाएंगे ऐसे, तो इसका सेंटर ये बनेगा, और ये वाला वक्र है उसका एक गोला बनाएंगे, उसका सेंटर ये बनेगा, जो मैंने अभी आपको समझा दिया था। वापस इसको मैंने एक बार रिपीट कर दिया। क्लियर। अब यहां पर ये दोनों वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली जो रेखा है, गुजरने वाली ये रेखा, गुजरने वाली गुजरने वाली ये जो रेखा है, इस रेखा को, वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली रेखा को ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। तो ये यहां पर देखो मुख्य अक्ष है, और यहां पे क्या है, मुख्य अक्ष है। तो ये मुख्य अक्ष बना दिया अपन ने उत्तल लेंस में भी और अवतल लेंस में भी। क्लियर। परिभाषा भी क्लियर हो गई कि वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली काल्पनिक सीधी रेखा। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली काल्पनिक ये रेखा होती थोड़ी है, और जो होती नहीं है तो अपन ने खुद ने बनाई है, और खुद ने बनाई है उसकी क्या है, काल्पनिक।
अभी कल्पना करो, जो तुम्हारे पास नहीं है उसकी बैठे बैठे कल्पना करो, नाम काल्पनिक है। तो वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली काल्पनिक सीधी रेखा, सीधी है सीधम सट, सीधम सट है। काल्पनिक सीधी रेखा को, काल्पनिक सीधी रेखा को कॉमा मुख्य अक्ष कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। तो वक्रता केंद्र क्लियर हो गया, मुख्य अक्ष क्लियर हो, क्योंकि याद रखिएगा क्वेश्चन यहीं पर सीधा परिभाषा बन के आएगी कि वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली काल्पनिक सीधी रेखा को कहते हैं। तो वहां पर आ जाएगा प्रकाशिक अक्ष, कोई आ जाएगा मुख्य अक्ष। अब चक्कर खाजिए, टाट को कुचेरे वहां पर, ये प्रकाशिक है, प्रकाशिक अक्ष है। ये तो वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली काल्पनिक सीधी रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है, तो उतार लीजिएगा, ये मुख्य अक्ष आपके क्लियर है। ओके, आगे देखिएगा, आगे जो परिभाषा है उसमें अपन बात करते हैं वक्रता त्रिज्या की। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अदरवाइज इसको आप उतार भी सकते हैं। थोड़ा सा मैं बीच में हल्का सा आपको गैप दे देता हूं ताकि आप आसानी से उसको देख पाएं। अगली जो बात है वो है वक्रता त्रिज्या। मैं राइट ऑफ कर रहा हूं यहां पर, ये सब कुछ आपको उपलब्ध होगी पीडीएफ फॉर्म के अंदर टेलीग्राम चैनल पर। प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करें, तत्पश्चात उस पर साइंस फर्स्ट आप सर्च करें तो आप कनेक्ट हो जाएंगे मुझसे, और वहां पर आपको इसकी पीडीएफ फॉर्म भी, जो भी मैं वीडियोज आपको पढ़ा रहा हूं उसकी आपको मिल जाएगी। इसके बाद में आगे आती है और वो है वक्रता त्रिज्या। तो नंबर 3, लेंस से संबंधित शब्दावली पढ़ रहे हैं। शब्दों की अवली, नाम तेरा शब्दावली, अवली का मतलब माला, शब्दों की अवली, दीपों की अवली, दीपावली है, दीप ही दीप होते हैं, शब्दावली। तो वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्र तेरी त्रिज्या, तेरा नाम क्या? वक्रता त्रिज्या। अब जरा देखना भाई, ये देखना यहां पर, ये देखो जैसे ये बनाया, तो बताओ ये वाला, बताओ एक गोला बने तो ये बनेगा कि नहीं बनेगा? और बताओ ये वाला वक्र है, उसका गोला ये वाला बनेगा कि नहीं बनेगा? अब गोला बनाया तो मैंने अभी बताया था इन गोलों के केंद्र, वक्रता केंद्र। अब बताओ ये वाला जो वक्र है, ये वाला वक्र कौन से गोले का भाग है? इस वाले गोले का भाग है। ये वाला वक्र जो है किस गोले का भाग है? इस वाले गोले का भाग है। और जो वक्र जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या ही कहलाती है क्या? वक्रता त्रिज्या। तो बताओ ये वाला गोला इस वाले गोले का भाग है, तो इस वाले की त्रिज्या, त्रिज्या क्या होती है? केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा। तो ये केंद्र है, ये परिधि, तो इसकी त्रिज्या ही हो गई R1। चाहे यो बना दो ये R1 हो गई, चाहे ये बना दो, चाहे यो बना दो, ये सब R1 ही है। तो बताओ इसकी भी कितनी होगी? R1। और बताओ ये वाला जो दूसरा वक्र बनाया, इसका गोला ये है कि नहीं है, तो उसकी त्रिज्या बताओ क्या होगी? ये R2। यहां भी बना सकते हो, यहां भी बना सकते हो, केंद्र से परिधि ये R2। क्लियर? तो यो समझा दूं मैं कि ये वाला जो है, ये वाला जो है उसकी त्रिज्या कितनी है? बोलो R1। कैसे? कि ये गोला बनाया, इससे पूरा वक्र से गोला बनाया और वक्रता केंद्र, तो ये त्रिज्या कितनी होगी? R1। आप यहां भी बता सकते हो ये R1। इस वक्र की त्रिज्या क्या होगी? R1। और इस वक्र की त्रिज्या क्या होगी? इस वक्र की त्रिज्या क्या होगी? R2। तो वापस देखिएगा, वक्र जो लिया वो वक्र जिस गोले का है उस गोले की जो रेडियस होगी वही उस वक्र की भी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। और टॉपिक का नाम क्या पड़ा? वक्रता त्रिज्या। तो यहां पर मैं इसको राइट ऑफ कर दूं तो वक्र की त्रिज्या ही क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या। क्लियर? अच्छा, वापिस यहां पर एक बार मैं बता दूं, अगेन रिपीट कर दूं, ये वक्र है, बताओ ये मैंने गोला लिया, इस गोले का बताओ है कि नहीं है, तो ये इसका वक्रता केंद्र होगा और उसकी जो त्रिज्या होगी, त्रिज्या क्या होती है? केंद्र से परिधि, ये भी होगी, ये भी होगी। कैसे बना दो? तो मैं यूं बना देता हूं, तो बताओ ये त्रिज्या माना R1, तो इस वक्र की त्रिज्या क्या है? R1, और इस वक्र का वक्रता केंद्र क्या है? C1। अब दूसरा वक्र पृष्ठ ले रहा हूं मैं, ये वाला दूसरा वक्र पृष्ठ। इससे पहले एक गोला बना रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं गोला, ये बना दिया गोला, क्योंकि मैंने बताया था वक्र पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। अब बताओ ये वाला वक्र पृष्ठ है, उसका एक गोला बनाया, उसका ये सेंटर वक्रता केंद्र, और बताओ सेंटर से परिधि को मिलाने वाली रेखा ये क्या होगी? त्रिज्या R2। तो बताओ इस वक्र पृष्ठ की त्रिज्या R1 हो गई और इस वक्र पृष्ठ की त्रिज्या क्या हो गई? R2 हो गई। तो सिंपल याद रखो, जो भी कोई वक्र है उसकी त्रिज्या, जैसे वक्र है, अब वक्र है तो वक्र कोई गोले का ही होगा, तो उसकी जो त्रिज्या होगी, सेंटर है तो सेंटर से सीधा उसको मिला दो, ये आपकी क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या। क्लियर? अच्छा, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं लेंस के वक्र पृष्ठों की त्रिज्या, लेंस के वक्र पृष्ठों की त्रिज्या, लेंस के वक्र पृष्ठों की त्रिज्या ही, वक्र पृष्ठों की त्रिज्या ही
वक्रता त्रिज्या कहलाती है। वक्रता त्रिज्या लाती, और लाती का मतलब क्या कहलाती है? वक्र की त्रिज्या ही क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। प्रथम जो पृष्ठ है, ये वाला प्रथम पृष्ठ है, उसकी जो त्रिज्या होगी प्रथम वक्रता त्रिज्या, और दूसरा जो वक्र पृष्ठ है उसकी त्रिज्या द्वितीय वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो यहां पर मैं लिखूं प्रथम लेंस के लिए क्या बोलोगे? प्रथम वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। बताओ किससे लिखा पढ़ने? R1 से। और दूसरे लेंस के लिए तो हमेशा इधर की तरफ जो चीजें होती है उनको 1 1 मानते हैं, उधर की चीजें होती है 2 2 मानते हैं। तो बताओ ये वाली जो चीज है C1 R1 ये इस वाले के लिए है, और ये C2 R2 इस वाले के लिए है। तो दूसरे लेंस के लिए बताओ क्या बोलोगे? द्वितीय वक्रता त्रिज्या। चीजें एक्चुअल में समझ में तब नहीं आती है जब हमको उस चीजों को समझने के लिए जो आवश्यक पॉइंट्स होते हैं वो क्लियर नहीं है, तब दिक्कत आती है। क्लियर? तो यहां पर आ गया लेंस के वक्र पृष्ठों की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। प्रथम लेंस के लिए प्रथम वक्रता त्रिज्या R1, और दूसरे लेंस के लिए द्वितीय वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? बोलो, R2 होती है। इसके बाद में आगे की बात आती है प्रकाशिक केंद्र। तीसरी परिभाषा क्या है? प्रकाशिक केंद्र। तो राइट ऑफ कर रहा हूं मैं इसको, अगली परिभाषा पर अपन आ रहे हैं, क्योंकि परिभाषाएं आप देखोगे आगे जब अपन लेंसों से प्रतिबिंब का जब निर्माण करेंगे और उसके बाद में जब न्यूमेरिकल्स करते हैं तो ये शब्द आते हैं और ये शब्द क्लियर ही नहीं होते हैं। तो आगे मैं लिख रहा हूं प्रकाशिक केंद्र। नंबर 4 प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र क्या होता है? देखो प्रकाशिक केंद्र क्या होता है? प्रकाशिक केंद्र लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के सीधी निकल जाती है। लेंस के मुख्य पृष्ठ पर स्थित वह बिंदु जहां से कोई वैसे लेंसों में क्या होता है? अपवर्तन। लेकिन लेंस में कोई न कोई ऐसी जगह है, और जगह कहां होगी? मुख्य अक्ष पर कोई न कोई ऐसी जगह है जहां से यदि कोई प्रकाश की किरण गई तो बिना मुड़े सीधी सीधी निकल जाती है, और ऐसे बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। जैसे मैं यहां पर यह कहूं कि ये देखिएगा, यदि इनकी वक्रता त्रिज्या बराबर है, ध्यान दीजिएगा, यदि वक्रता त्रिज्या बराबर है मतलब जितनी इसकी त्रिज्या है उतनी इसकी त्रिज्या है, तो ऐसी स्थिति में प्रकाशिक केंद्र हमेशा दोनों वक्र पृष्ठों के बीच में होता है, और यहां से प्रकाश की किरण बिना विचलन बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। जबकि नियम से तो लेंस अपवर्तन के सिद्धांत पर काम करते हैं, और अपवर्तन के सिद्धांत का मतलब प्रकाश की किरण का मुड़ जाना चाहिए, लेकिन मुड़ती नहीं है। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं प्रकाशिक केंद्र की परिभाषा कि लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, परिभाषा यही है, मुख्य अक्ष पर यही बिंदु, ये वाला लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से प्रकाश किरण बिना विचलित का मतलब बिना किसी झुकाव के हैं, ये बिना विचलन के। यार ये तो लड़का पढ़ता ही नहीं, इसको इतना कहते रहो, इसमें तो कोई विचलन ही नहीं होता। विचलन का मतलब इसके अंदर कुछ नहीं होता है। तो बिना विचलित लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से प्रकाश की किरण बिना विचलित निकल जाती है, बिना विचलन के ही निकल जाती है, निर्गत हो जाती है, निकल जाती है, एक ही बात है। तो यहां पर क्लियर, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से प्रकाश किरण बिना विचलित निकल जाती है कहलाता है क्या? प्रकाशिक केंद्र। और याद रखना ये प्रकाशिक केंद्र लेंस के अंदर ही होता है। यह लेंस के, अगली बात लिख दूं, यह लेंस के अंदर होता है, यह लेंस के अंदर होता है, और
यदि वक्रता त्रिज्या बराबर है, ध्यान दीजिएगा, इसकी और इसकी त्रिज्या बराबर है तो बिल्कुल बीच में होगा। यदि वक्रता त्रिज्या बराबर नहीं है तो हो सकता है प्रकाशीय केंद्र थोड़ा सा बीच में न होकर साइड में हो, इधर उधर हो। तो बताओ प्रकाशीय केंद्र बीच में कब होगा? जब दोनों जो आपने जो लेंस है उसके दोनों वक्र पृष्ठों की त्रिज्या बिल्कुल बराबर है, अर्थात R1 बराबर क्या है? R2। तो एक बार यहां पर इसको उतार लीजिएगा ताकि उस बात को भी मैं यहां पर आपके लिख दूं। जल्दी उतारिएगा, टॉपिक्स में इसीलिए टाइम लगते हैं क्योंकि सब चीजें अपन समझते हैं तो उसमें वक्त लगता है। तो देखो आप आगे राइट ऑफ कर रहा हूं मैं। यदि लेंस की वक्रता त्रिज्या बराबर है तो यह मध्य में स्थित होता है। तो ये मैं बात लिख रहा हूं, यदि लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या, यदि ये तो डाउन चलता है, एक मोटा चलता है मार कर देखो, एक तो डाउन चलता है एक मोटा चलता है। यदि लेंसों के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या समान है, वक्रता त्रिज्या समान है, अर्थात वक्रता त्रिज्या को अपन ने किससे लिखा था? R1 बराबर R2 है। तो यह लेंस के मध्य में होगा, तो यह लेंस के मध्य में होगा, तो ये क्या होगा? लेंस के बीच में होगा। तो यहां पर लिखा यदि लेंसों के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या समान है, अर्थात R1 बराबर R2 है, तो यह लेंस के बीच में होता है, केंद्र में होगा, मध्य में, केंद्र में, बीच में, कुछ भी बोल दो। क्लियर? और याद रखना, आगे कभी पढ़ेंगे जब न्यूमेरिकल्स, तो याद रखें बिंब की दूरी, प्रतिबिंब की जो दूरी है या फोकस दूरी हमेशा प्रकाशिक केंद्र से ही मापी जाती है। बिंब की, प्रतिबिंब की या फोकस दूरी हमेशा कहां से मापी जाती है? प्रकाशिक केंद्र से। क्लियर? तो ये भी याद रखें, बिंब प्रतिबिंब की दूरी, क्वेश्चन आता है बिंब व प्रतिबिंब, बिंब हुआ, प्रतिबिंब हुआ या फोकस दूरी, बिंब प्रतिबिंब फोकस दूरी को, बिंब प्रतिबिंब की दूरी को शॉर्ट में लिख दूं, बिंब प्रतिबिंब की दूरी को प्रकाशिक केंद्र से मापते हैं, प्रकाशिक केंद्र से मापते हैं, प्रकाशिक केंद्र से मापते हैं। नीचे यदि दिख नहीं रहा तो मैं बोल रहा हूं प्रकाशिक केंद्र से मापते हैं। तो बिंब प्रतिबिंब की दूरी को कहां से मापते हैं? प्रकाशिक केंद्र से। तो चार परिभाषाएं आपके क्लियर हो गई। वक्रता केंद्र क्या है, मुख्य अक्ष क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है, प्रकाशिक केंद्र क्या है। इसके बाद में अपन आगे बढ़े, परिभाषा नंबर 5 जरा देखिएगा। पांचवा है और वो है एपर्चर, एपर्चर द्वारक। द्वारक क्या है? राइट ऑफ कर दो, इसको मिटा रहा हूं। द्वारक, द्वारक क्या होता है? ये अगली शब्दावली के अंदर एक अगला जो शब्द है उसकी अपन बात कर रहे हैं, द्वारक की। क्या होता है द्वारक? जरा ध्यान दें। नंबर 5, जिसका नाम ही द्वारक, द्वारक का मतलब द्वार, जिसमें होके जियाएगा। अब जिसमें से जियाएगा, जैसे कोई लेंस यहां से यहां तक का है तो जियाएगा तो यहीं, ऊपर से जाने से क्या मतलब है, नीचे जाने से क्या मतलब है? तो जो द्वारक जिसमें से चले जिया है, जिसमें से जिया है, बस वही द्वारक। तो लेंस का पूरा पूरा भाग एक तरह से क्या कहलाता है? द्वारक। तो द्वारक एक तरह से क्या होगा, ये जो लेंस आपने लिया ना उसका एक तरह से यहां से यहां तक सीधी लाइन, ये पूरा द्वारक है। कोई कहे द्वारक कितना, ये लेंस आपने लिया तो ये पूरा द्वारक है इसका, यहां तक इतना बड़ा। यहां तक यदि प्रकाश जाएगा तो लेंस जो है उस प्रकाश को अपने हिसाब से अपवर्तन करके कार्रवाई करेगा। तो ये कहलाता है क्या? द्वारक। ऊपर से कोई मतलब नहीं, लेंस के ऊपर से क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं, लेंस को नीचे से क्या हो रहा है। लेंस तो कहता है कि मेरा जो पूरा मामला जिसमें से आएगा ना, तो ऐसी स्थिति में मैं अपवर्तन कर दूंगा, वो उसका क्या कहलाता है? द्वारक कहलाता है। अब ये जो द्वारक है उसके बारे में, लेंस का वह भाग जिस पर प्रकाश आपतित, मतलब एक तरह से जिस पर प्रकाश आपतित हो सकता है लेंस, जैसे यहां तक प्रकाश आपतित हो रहा है, यहां से यहां तक ये प्रकाश आपतित हो रहा है, तो ये पूरा द्वारक कहलाता है। ये पूरा का पूरा ही द्वारक है। तो लेंस का वह भाग, परिभाषा लिख रहा हूं, लेंस का वह भाग, उससे ऊपर प्रकाश जा रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है, इससे नीचे जा रहा है कोई मतलब नहीं है, लेंस को तो मतलब है जिस पर की प्रकाश आ रहा है। लेंस का वह भाग जिस पर प्रकाश आपतित होता है, जिस पर प्रकाश आपतित होता है। आपतित का मतलब क्या होता है? गिरना। प्रकाश आपतित होता है, तो लेंस का वह भाग जिस पर प्रकाश आपतित होता है वह क्या कहलाता है? द्वारक।
या यूं कह दीजिए कि लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास। लेंस वृत्ताकार होते हैं इस प्रकार से, ये लेंस की आकृति यूं तो बनाते हैं, तो ये जो ऐसा वृत्ताकार वृत्त बन रहे हैं ना वृत्त के जैसे, उसका ये व्यास है ना, ये व्यास का मतलब ये पूरी लाइन है, तो ये एक तरह से यह लाइन जो है ये पूरा आपका द्वारक होता है। जैसे अपन ने अवतल लेंस बनाया तो ये पूरी अपन ने लाइन बनाई तो वृत्ताकार सी आकृतियां हैं, और सीधी लाइन बनाई तो ये पूरी लाइन जो है ये शो करेगी कि भाई यहां तक प्रकाश आ सकता है। तो एक परिभाषा इसकी अपन यूं भी कह सकते हैं कि लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास, लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का, ये क्वेश्चन आता है अपने आप में, वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास, इफेक्टिव जो डायमीटर बनाया अपन ने, ये पूरा प्रभावी जो व्यास है, ये व्यास इसका क्या कहलाएगा, व्यास का मतलब यहां से यहां तक ये पूरा इसका द्वारक होता है, और वो क्योंकि व्यास पूरे के पूरे लेंस को कवर करता है। तो लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास कॉमा इसका द्वारक कहलाता है, इसका द्वारक कहलाता है। क्या कहलाता है? इसका द्वारक कहलाता है। तो परिभाषा बिल्कुल क्लियर। ये आपके अगली परिभाषा थी जिसका क्या नाम था? द्वारक। द्वारक कहलाता है। आगे देखिए, उतार ले जल्दी से। अगली जो डेफिनेशन है वो है मुख्य फोकस। यहां पर राइट ऑफ कर रहा हूं मैं, इसको मिटा रहा हूं ताकि अपन अगली डेफिनेशन पर आए, और उसका नाम है मुख्य फोकस। अगली जो परिभाषा है उसका नाम क्या है? मुख्य फोकस। कि मुख्य फोकस क्या होता है? तो आगे देखिएगा, आगे जो है छठा जो बिंदु है शब्दों की अवली में अर्थात शब्दावली में जो छठा बिंदु अपन ले रहे हैं, छठा जो शब्द ले रहे हैं उसका नाम है मुख्य फोकस। तो यहां पर मैंने मिटा दिया पूरा, देखो आप, मुख्य फोकस। ये मुख्य फोकस, इससे पहले यदि आपने वीडियो देखा हो तो वहां पर भी मैंने आपको समझा दिया था कि यदि उत्तल लेंस लें चाहे अवतल लेंस लें, प्रकाश की किरणें यदि समांतर आती है और आकर जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, अभिसारी और अपसारी, तो वहां पर मैंने समझाया था, और वो कहलाता है फोकस बिंदु, वही मुख्य फोकस है। जैसे देखिएगा, ये मैंने उत्तल लेंस लिया और ये आपकी मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष को प्रधान अक्ष भी बोलते हैं, और ये प्रकाश की किरणें समांतर आके जिस बिंदु पर मिलती है, ये आपका क्या कहलाएगा? मुख्य फोकस कहलाएगा। कोई कहे गुरुजी प्रकाश की किरण यौन है, आकर यों आ रही है, इधर से भी आ सकती है, तो आ सकती है भाई, इधर से भी आ सकती है। तो ऐसी स्थिति में यों आई, फिर अपवर्तन बाद में यों मुड़ गई। ऐसे कैसे समांतर प्रकाश किरण आई और अपवर्तन बाद में यों मुड़ गई। तो ये आपके जहां पर प्रकाश की किरणें मिलती है उसे बोलते हैं फोकस। और वही परिपाटी याद रखिएगा कि पहले अपन 1 मानेंगे फोकस को इधर तरफ और इधर तरफ 2, तो अपन बताओ इसको बोलेंगे F1, इसको क्या बोलेंगे? F2। इसलिए कभी भी जब अपन चित्र बनाएंगे, प्रतिबिंबों का निर्माण करेंगे, तो मुख्य अक्ष के इधर तरफ बनाएंगे F1 और इसकी तरफ क्या बनाएंगे? F2। क्लियर? आपके इधर वाला F1 मानेंगे, इधर वाला F2 मानेंगे। तो प्रथम मुख्य फोकस और द्वितीय मुख्य फोकस, दोनों ही मुख्य फोकस है। ये 2F नहीं है। 2F तो मैं प्रतिबिंब बताऊंगा, फोकस दूरी का दुगना होता है 2F। तो ये तो है प्रथम मुख्य फोकस और द्वितीय मुख्य फोकस। अब कोई कहे कि अवतल लेंस में कैसे करोगे? तो ये देखो अवतल लेंस रहा, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली पसारी इधर जी आएगी ये तो, और ये मुख्य अक्ष समांतर आने पसारी, और जिसके बाद में इनको पीछे की ओर बढ़ाएंगे, तो बताओ ये बना कि नहीं बना? कोई कहे कि अवतल लेंस में प्रकाश की किरण यदि इधर से आ रही है, तो इधर से आई और ये पसर गई, ये गई इधर, और इधर से आई और ये पसर गई, ये गई इधर। अब बताओ इनको पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो बताओ ये बने कि नहीं बने? और वही इधर वाले को, पहले वाले को अपन जब भी लिखते हैं तो इधर वाले को F1 और इधर वाले को क्या मानेंगे अपन? F2। तो अपन कभी भी जब भी प्रतिबिंबों का निर्माण करेंगे, अवतल लेंस बनाएंगे, तो इधर क्या बनाएंगे बोलो? F1, और इधर क्या बनाएंगे? F2। क्लियर? तो ये आपके कहलाते हैं मुख्य फोकस। और ये जो मुख्य फोकस है, ध्यान दीजिएगा, उस मुख्य फोकस में याद रखिएगा कि पहला मुख्य फोकस और उसके बाद में दूसरा मुख्य फोकस। तो पहला मुख्य फोकस और एक होता है दूसरा मुख्य फोकस, दोनों तरफ अपन दो बना लेते हैं, F1 और F2। तो F1 F2 ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर? उतार ले जल्दी से।
तो परिभाषा इसकी वही है, मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। तो राइट ऑफ कर रहा हूं और इसकी मैं परिभाषा लिख रहा हूं क्योंकि यहां पर जगह नहीं है। देखिएगा कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, परिभाषा मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें रणे किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात, लेंसों में हमेशा क्या होता है, अपवर्तन, लेंस से अपवर्तन के पश्चात कॉमा जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। यहां पर बताओ अपवर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें मिलती हुई प्रतीत होती है, डॉट डॉट करके करते हैं तो मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो यार तो यो क्योंकि प्रकाश किरणें यूं होकर यूं अपवर्तन हो गया, इस प्रकाश किरणें यूं हो गया तो यूं डॉट डॉट करके मिलती। और वहां उत्तर लेंस में क्या हुआ था, प्रकाश की किरणें सीधी मिली थी नहीं मिली थी, समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष से समांतर आ रही है, मुख्य अक्ष से समांतर मिल गई। यहाँ भी मुख्य अक्ष से समांतर आ रही है, मुख्य अक्ष यानी उसके समांतर आ रही है, लेकिन ये यूं हो गई तो यहाँ पर पीछे की ओर करेंगे अपन क्योंकि यूं चल के तो पसर गई, पसारी लेंस होता है अवतल लेंस। तो मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है कॉमा मुख्य फोकस कहलाता है। प्रिंसिपल फोकस, तेरा नाम मुख्य फोकस यहां लिख दूं जगह, कहलाता है। और दो मुख्य फोकस बना लिया अपन ने, एक प्रथम मुख्य फोकस और एक कौन सा होता है, द्वितीय मुख्य फोकस। चलें आगे देखें। अगली जो बात आती है वो है फोकस दूरी। तो यहां पर परिभाषा नंबर 7, फोकस दूरी। अब देख लो, अब ये परिभाषाओं में कितना वक्त लगता है, तब जाके प्रतिबिंबों में आपको एक एक शब्द क्लियर हो जाता है ना, तो फिर कभी कंफ्यूजन नहीं होता। फिर न्यूमेरिकल्स में भी कंफ्यूजन नहीं होता, अन्यथा न्यूमेरिकल में क्या है, जब ये शब्द आते हैं तो कंफ्यूजन की स्थिति रहती है, यार अपन को पता नहीं क्या चीज है ये। फोकस दूरी क्या होती है, फोकस दूरी होती है प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी। तो परिभाषा नंबर 7 है, दूसरा मार कर लो, ये तो डाउन बिल्कुल मरियल। फोकस दूरी, फोकल लेंथ, फोकल डिस्टेंस, फोकल लेंथ स्मॉल एफ से लिखते हैं इसको, मुख्य फोकस को लिखते हैं कैपिटल एफ से, F1 F2, ये होता है स्मॉल एफ, सही है। तो यहां पर मैं लिखूं जैसे आपके उत्तर लेंस था, क्लियर, मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली प्रकाश किरणें यहां पर मिली, तो बताओ ये मुख्य फोकस था कि नहीं था। अब ये जो प्रकाशिक केंद्र है और ये मुख्य फोकस है, इसके बीच की ये जो दूरी है, इसी को अपन बोलते हैं फोकस दूरी। कोई कहे गुरुजी अवतल लेंस में एक बार बता दो तो आपकी अच्छी बात होगी, आराम से देखो, अच्छी बात क्या, खूब बढ़िया समझो। ये यहाँ पर प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात इधर गई, ये अपवर्तन ले भाई पसारी और पीछे की ओर बढ़ा दूँ ये। अब बताओ प्रकाशिक केंद्र मैंने बताया था, यदि वक्रता त्रिज्या बराबर है, प्रकाशिक केंद्र जनरली कहाँ होता है, बीच में ही होता है, लेंस के बीच में। और ये जो प्रकाशिक केंद्र है ये यहाँ, और ये आपका क्या बना, फोकस, इसके यहाँ तक की ये जो दूरी है ये वाली, ये बताओ क्या कहलाएगी, बोलो, फोकस दूरी, क्लियर। तो मैं यहाँ पर लिख दूं प्रकाशिक केंद्र एवं, मैंने आपको बताया था बिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रकाशिक दूरी, ये हमेशा कहां से निकालते हैं, फोकस दूरी। बिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी हमेशा कहां से निकालते हैं, प्रकाशिक केंद्र से। तो प्रकाशिक केंद्र से मुख्य फोकस की दूरी, मुख्य फोकस की प्रकाशिक केंद्र से मुख्य फोकस की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। सामान्यतः इसको अपन सेंटीमीटर में मापते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। आप इस फोकस दूरी को चाहो तो घरों में यदि आपके पास उत्तल लेंस है तो आप घर पर निकाल सकते हो। अब फोकस दूरी कैसे अपन घर पर कर सकते हैं, आप कहोगे कैसे, तो आप एक काम करो, उत्तल लेंस जो है, चश्मों में होता है उत्तल लेंस क्या काम में आता है, दूरदृष्टि दोष में। दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती। तो जिनको नजदीक की चीजें, आप ये मान लो घर में जो भी सदस्य है जो पढ़ नहीं पाता किताबें, इसका मतलब उसके पक्का है, उसके आंख में जो चश्मा है उसमें उत्तल लेंस है, और उसके चश्मे को ले जाओ और ले जाके और उसको धूप में रख दो तावड़े में,
और धूप में रखोगे तो धूप में जैसे प्रकाश किरण आएगी, प्रकाश की किरण आके और जहां पर इकट्ठी होगी, एक आपका स्पॉट बनेगा, एक बिंदु बनेगा। आप धूप में उस उत्तल लेंस को रखोगे, अर्थात जो चश्मे को रखोगे, तो प्रकाश की किरण को सीधा रखना और वहां पर जहां पर इकट्ठी हो जाएगी वो, अर्थात जहां पर एक बिंदु बनेगा, तो उस बिंदु को उस प्रकाशिक, उस चश्मे का जो लेंस है उससे माप लेना। वही आपके उस लेंस की जो चश्मे में लगा हुआ है उसकी क्या कहलाएगी? फोकस दूरी। तो घर में भी इसको अपन कर सकते हैं, तो घर में भी आप इसको कर सकते हो इस प्रयोग को। आपके पास एक उत्तल लेंस होना चाहिए। उत्तल लेंस कहां होता है? जहां दूरदृष्टि दोष है। दूरदृष्टि दोष उनके होता है जिनको दूर की तो साफ दिखाई देती है। नाम इसका ध्यान रखना, कभी समझेंगे। दूरदृष्टि दोष का मतलब दूर की दृष्टि में दोष नहीं, दूरदृष्टि दोष का मतलब दूर की तो साफ दिखाई देती है लेकिन पास की साफ दिखाई नहीं देती है। लेकिन नाम दूरदृष्टि दोष क्यों पड़ा? कभी पढ़ेंगे, क्योंकि प्रतिबिंब रेटिना से दूर बढ़ता है इसलिए दूरदृष्टि दोष नाम पड़ा। कभी अपन नेत्र दोष पढ़ेंगे तो उसमें आएगा। लेकिन याद रखिएगा कि जैसा दोष होता है, जो दोष बोल रहे हैं वो ही साफ दिखाई देती है। दूरदृष्टि दोष में दूर की साफ दिखाई देती है, इसका मतलब पास की साफ दिखाई नहीं देती। निकट दृष्टि दोष में निकट की साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की साफ दिखाई नहीं देती। तो यदि आपके पास घरों में कोई किताब को नहीं पढ़ पा रहा है, इसका मतलब उसको निकट की साफ दिखाई नहीं दे रही। तो निकट की यदि साफ दिखाई नहीं दे रही और उसको दूर की साफ दिखाई देती है लेकिन निकट की साफ दिखाई नहीं दे रही, इसके मतलब उसके दूरदृष्टि दोष है। और याद कराया था पहले वाले वीडियो के अंदर, दूर ऊ, दूर में ऊ की मात्रा। तो बताओ कौन सा लेंस काम में लेते हैं? उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस को यदि आप ऐसे प्रकाश में रखोगे तो जहां पर वो इकट्ठा कर देगा प्रकाश को और यहां पर एक बोजोर का प्रकाश का स्पॉट बनेगा, वहां से वो चश्मे का जो लेंस है उसकी दूरी ही आपकी क्या कहलाती है? फोकस दूरी। तो क्लियर है परिभाषा? प्रकाशिक कैन से मुख्य फोकस की दूरी को क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। तो प्रकाशिक कैन से मुख्य फोकस की दूरी जो होती है उसके बीच की दूरी को अपन फोकस दूरी कहते हैं। अगली परिभाषा है नंबर 8। ये देखो परिभाषाओं की कड़ी, इसीलिए तो किताबों के अंदर टॉपिक होते हैं इतने बड़े। फोकस तल क्या होता है? फोकस तल, फोकस तल क्या होता है? अब फोकस तल, तल क्या होता है? तल एक पृष्ठ होता है, ये तल है, जैसे मेरा हाथ, ये तल है। अब ये क्या होता है? फोकस तल, ये जो मुख्य फोकस है उससे गुजरने वाला काल्पनिक तल होता है। ये जैसे ऊर्ध्वाधर काल्पनिक, जैसे मेरा हाथ है ना, तल है ना, जो बताओ कहां से गुजर रहा है? मुख्य फोकस से। अरे मुख्य फोकस है कि नहीं? उससे गुजरने वाला ये जो तल है, ये एक तल गुजर रहा है। एक तरह से मान लो जैसे कोई पृष्ठ रखा हुआ है, ये है पृष्ठ है, तो आपके फोकस से गुजरने वाला काल्पनिक, कल्पना ही तो कर रहे हैं, एक पृष्ठ लगा दिया इसके आगे, तो वो ये जो पृष्ठ लगा दिया ना, यही क्या कहलाता है? फोकस तल कहलाता है। तो मुख्य अक्ष के लंबवत काल्पनिक तल, मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष है कि नहीं है, उसके लंबवत एक तल बनाया, काल्पनिक है, खड़ा है, लंबवत है। तो मुख्य अक्ष के लंबवत, परिभाषा लिख दूं क्या? मुख्य अक्ष के लंबवत, तो यूं बना सकता हूं मैं इसके, यूं, ये ऐसे तल है एक। तो मुख्य अक्ष के लंबवत, परपेंडिकुलर, मुख्य अक्ष के लंबवत काल्पनिक तल, मुख्य अक्ष के लंबवत काल्पनिक तल, जो मुख्य अक्ष के लंबवत काल्पनिक तल जो फोकस से गुजरता है, मुख्य फोकस से गुजरता है, जो मुख्य फोकस से गुजरता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? फोकस तल कहते हैं। उसका नाम होता है फोकस तल। क्लियर? अच्छा, आगे देखिएगा, उतार लीजिएगा इसको। तो दो परिभाषाएं पढ़ी, फोकस दूरी और फोकस तल। तो मुख्य अक्ष के लंबवत काल्पनिक तल जो फोकस से गुजरता है उसको क्या बोलते हैं? फोकस तल। अगली परिभाषा, तो देखो लेंस से संबंधित कितनी परिभाषाएं हो गई। परिभाषा नंबर 9, राइट ऑफ कर रहा हूं मैं। अगली जो परिभाषा है उसका नाम है ध्रुव। ये क्या होता है जरा ध्यान दो। तो नंबर 9, नाम इसका है पोल, इसको बोलते हैं पोल। ये ध्रुव क्या होता है? ये लेंस जो है उसके पृष्ठ है ना, जैसे लेंस का, एक लेंस का पृष्ठ, क्योंकि कोई लेंस है उसका पहला पृष्ठ ये रहा और एक पृष्ठ ये लिया, ठीक है। इसके जो बीच के जो पॉइंट होते हैं, ये पृष्ठ का मध्य का बिंदु, ये वाले, इनको अपन ध्रुव बोलते हैं। क्लियर? आपने बोल दिया इसको P1, इधर क्या बोल दिया? P2। तो यहां पर ये इसकी परिभाषा है। तो लेंस के पृष्ठों के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। तो लिख दूं मैं परिभाषा, लेंस के पृष्ठों के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं।
मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। लेंस के पृष्ठों के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं अपन? ध्रुव कहते हैं। क्लियर ये चीज? तो आपके ध्रुव भी समझ में आ गई कि ध्रुव क्या होता है, तो परिभाषा में एकदम क्लियर। अच्छा, इसके बाद में अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं और उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। मैक्सिमम बच्चों के आंसर आते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर, लेकिन बहुत सारे बच्चे आंसर नहीं देते। कारण वो खुद भी जानते हैं, स्पष्ट है कारण, बताने की आवश्यकता नहीं है। या तो वीडियो को वहां तक देखते नहीं है, और जब पूरा नहीं देखते तो ऐसी स्थिति के अंदर उस क्वेश्चन का वो आंसर नहीं जानते हैं, और फिर जानते नहीं है तो फिर वो उसका आंसर देंगे भी कहां से। तो जो आंसर दे रहा है इसका मतलब वो उसको समझ रहा है, जान रहा है। आप अपना एक्टिव पार्टिसिपेट दिखाइएगा। एक वस्तु से समांतर किरणें, क्वेश्चन है ये, एक वस्तु से समांतर किरणें, किरणों को अपन अंग्रेजी के अंदर रेज बोलते हैं, किरणें। एक वस्तु से समांतर किरणें उत्तल लेंस पर आपतित होती है। उत्तल लेंस पर आपतित, गिरती है। आपतित का मतलब क्या होता है? गिरना। उत्तल लेंस पर आपतित होती है। उत्तल लेंस पर आपतित होती है। एक वस्तु से समांतर किरणें उत्तल लेंस पर आपतित होती है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा? प्रतिबिंब कहां बनेगा? 4 ऑप्शन दे रहा हूं मैं। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। आप चारों में से ए, बी, सी, डी भी लिख दोगे तो भी मुझे पता चल जाएगा। ईच एंड एवरी क्वेश्चन का मैं रिप्लाई वहां पर देता हूं। तो यहां पर लिख रहा हूं अनंत पर प्रतिबिंब कहां बनेगा? पहला है अनंत पर, दूसरा है फोकस से दुगनी दूरी पर, फोकस से दुगनी दुगनी दूरी पर, अनंत पर, फोकस से दुगनी दूरी पर, प्रकाशिक केंद्र पर, प्रकाशिक केंद्र पर। पढ़ने के बाद में तो तुरंत आंसर आता है, प्रकाशिक केंद्र पर। और एक ऑप्शन लिख रहा हूं मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस पर। तो क्वेश्चन है, एक वस्तु से समांतर किरणें उत्तल लेंस पर आपतित होती है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पर बनेगा, फोकस से दुगनी दूरी पर बनेगा, प्रकाशिक केंद्र पर बनेगा, या मुख्य फोकस पर बनेगा? ये यहां पर एक क्वेश्चन है, उसका आपको रिप्लाई कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। क्लियर? तो ये दोस्तों एक टॉपिक था आज, लेंस की जो श्रृंखला चल रही थी, लेंस जो टॉपिक है उसी के अंदर मैंने आपको यहां पर लेंस से संबंधित कुछ शब्दावली जो है उसकी बात करी है। इसके बाद में आगे आते हैं कि लेंस जो है उससे प्रतिबिंब बनाने के लिए नियम क्या है, और नियमों के बाद में फिर आगे आता है कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में कैसे कैसे प्रतिबिंब बनते हैं, वस्तु को कहां कहां रखने पर कैसे कैसे हमको प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं, और प्रतिबिंब की जो है वहां पर नेचर कैसी होती है कि छोटा होता है, बड़ा होता है, बराबर होता है, सीधा होता है, उल्टा होता है, वास्तविक होता है, आभासी होता है, और फिर उसके बाद में उससे संबंधित न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो इतना आपने इसको समझ लिया होगा। एक महत्वपूर्ण टॉपिक है ये आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी, और इसके अलावा 10th क्लास के अंदर, 8th क्लास के अंदर और 12th क्लास के अंदर भी बहुत ही बेहद रोचक ढंग से बुक्स के अंदर इनको अच्छे से दिया हुआ है। आप अच्छे से इसको आपने समझ लिया होगा। आगे फिर एक वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।